आज के वीडियो में हम देखेंगे बेटा रिलेशन टॉ इक्वल टू आई अल्फा। टॉ इक्वल टू आई अल्फा क्या होता है देखिए, तो रिलेशन है ये टॉर्क टॉ इक्वल टू आई अल्फा। टॉ यानी बेटा टॉर्क, आई यानी ये जो आई है ये टॉर्क हो गया, ये आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा यानी बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो किसके बीच का रिलेशन हो गया फिर बेटा, ये टॉर्क इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, इसके बीच का रिलेशन। ओके, तो इसके लिए भी हमें फिगर ड्रॉ करनी है वो रिजिड बॉडी की। तो ये बेटा रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी रोटेट हो रही है इस एक्सिस पे। ये पॉइंट मान लो O, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको मालूम है ये क्या है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी। और ये बॉडी ऐसी रोटेट हो रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, इस बॉडी का मास m, कैपिटल M। मैंने आपको बताया कि ये रिजिड बॉडी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बनी हुई है। पहला पार्टिकल उसका मास m1, एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1। दूसरा पार्टिकल उसका मास m2, एक्सिस से उसका डिस्टेंस r2। तीसरा पार्टिकल उसका मास m3, एक्सिस से उसका डिस्टेंस r3। आखिर वाला पार्टिकल उसका मास mn, एक्सिस से उसका डिस्टेंस rn। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये है वो रिजिड बॉडी, ये है वो एक्सिस O पॉइंट से पास हो रहा है, ज़रूरी नहीं सेंटर C से पास हो, O पॉइंट से पास हो रहा है। ओके, ये पहला पार्टिकल मास m1, एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1। ये दूसरा पार्टिकल मास m2, एक्सिस से उसका डिस्टेंस r2। ये तीसरा पार्टिकल उसका मास m3, एक्सिस से उसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3। ये आखिर वाला पार्टिकल उसका मास mn, एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस rn। यस, ओके। अब जब ये रिजिड बॉडी घूम रही है तब पहला जो पार्टिकल है m1, उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स f1 और ये फोर्स इस डिस्टेंस को परपेंडिकुलर रहता है। वैसे ही दूसरे पार्टिकल के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स F2 और ये F2 R2 को परपेंडिकुलर। तीसरा जो पार्टिकल है उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स F3 और ये R3 को परपेंडिकुलर है। ओके, और इसी प्रकार से आखिर वाला जो पार्टिकल है उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स वो Fn और वो इस Rn को परपेंडिकुलर है। ओके, तो पहला सेंटेंस जो रहेगा वही कि भाई एक रिजिड बॉडी कंसीडर कीजिए जिसका मास m है और वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे घूम रही है। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास हो रहा है O से, और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके प्लेन को क्या रहता है बोला, मैंने बताया उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इस बॉडी के प्लेन को परपेंडिकुलर रहता है। तो ये पहला सेंटेंस होगा। तो फिर वही कंसीडर ए रिजिड बॉडी ऑफ मास m रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, और एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है उसे, तो पासिंग थ्रू पॉइंट O, और एक्सिस बॉडी के प्लेन को क्या है परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर यानी वो रिजिड बॉडी के प्लेन को परपेंडिकुलर। ओके, फिर सामने सेंटेंस की रिजिड बॉडी कितने पार्टिकल्स की बनी हुई है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो लेट द rigid body be made
of n number of particles। अब वो पार्टिकल के मासेस क्या है, m1 m2 m3 अप टू mn। तो लेट द masses of the particles be m1 m2 m3 अप टू mn। और वो पार्टिकल्स कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, एंड एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 r2 r3 अप टू rn। कहाँ से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो भाई ये सेंटेंस भी हो गया। ओके, अब पहला पार्टिकल उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स कितना है, F1, क्योंकि जब बॉडी घूम रही है तो पहले पार्टिकल के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स F1, दूसरे के ऊपर एक्ट होने वाला F2, तीसरे पार्टिकल के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स F3, ऐसे करते हुए आखिर वाला पार्टिकल जो है उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स Fn। तो ये वाला लेट F1 F2 F3 अप टू Fn बी द फोर्सेस acting on the particles of the rigid body। ओके, ये हमने मेंशन कर दिया। ओके, अब यह ध्यान दीजिए, आपको मालूम है फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ध्यान दीजिए, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी, ये जो पहला पार्टिकल है रिजिड बॉडी का, उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स, तो वो फोर्स हम लेंगे F1, है ना, F1 है ना। जब फोर्स का फार्मूला क्या है मुझे बताइए, तो आप बोलेंगे सर F इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पहले के ऊपर एक्ट होने वाला जो फोर्स है, पहले के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स वो F1, पहले पार्टिकल का मास m1 और पहले पार्टिकल का लीनियर एक्सेलरेशन a1। ओके, तो दिस इज इक्वल टू m1, और ये देखिए साइड वर्क A इक्वल टू होता है R अल्फा। ये हमने सर्कुलर मोशन में देखा है कि लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू ये R, यानी रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो R एक तो रेडियस होता है अगर सर्कल रहा, और अगर ये रिजिड बॉडी रही तो फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, सर्कल रहा तो रेडियस रहता है, लेकिन ऐसी ये रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप रही है तो फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो लीनियर एक्सेलरेशन A इक्वल टू इस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, तो A इक्वल टू R अल्फा। अच्छा, अभी इसमें अल्फा ये कांस्टेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यानी बॉडी जो है ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रही है। तो फिर मुझे बताइए A इक्वल टू R अल्फा, तो A1 इक्वल टू क्या होगा, R1 अल्फा। तो A1 की जगह R1 अल्फा, A1 इक्वल टू R1 अल्फा। अल्फा कांस्टेंट है इसलिए हर पार्टिकल के लिए वो सेम ही रहेगी, नहीं तो पहले पार्टिकल के लिए अल्फा 1, दूसरे के लिए अल्फा 2, तीसरे के लिए अल्फा 3, ऐसी नहीं रहेगी, क्योंकि हर बॉडी के लिए अल्फा ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो वैसे ही रहेगा। तो मुझे बताइए फिर ये फोर्स F1 इक्वल टू m1 इंटू ये R1 अल्फा। हाँ, तो ये हमें मिल गया है फोर्स, किसके लिए, ये मिल गया हमें पहले पार्टिकल के लिए, फर्स्ट पार्टिकल के लिए। अच्छा, तो अब हम उसी प्रकार से फाइंड करेंगे दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, इस प्रकार से हम
सामने की वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे। तो पहले पार्टिकल के लिए हमने फाइंड कर लिया है कि F1 इक्वल टू m1 r1 अल्फा, पहले पार्टिकल के लिए। ओके, तो भाई अब हमें दूसरे पार्टिकल के लिए फाइंड करना है, तो मुझे बताइए ज़रा दूसरे पार्टिकल के लिए हमें क्या मिलेगा। अच्छा, पहले पार्टिकल के लिए हमने F1 फाइंड कर लिया, लेकिन हमें फोर्स ने हमें क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए। तो इसमें और थोड़ा सा पार्ट सामने हम ऐड करेंगे, तो वो इधर मेंशन कर लेते हैं, इसको हटा दिया हमने। हाँ, ये देखिए, ये सिर्फ फार्मूला रख रहा हूँ फोर्स का। हाँ, ये फार्मूला। ओके, तो फिर अभी फोर्स, तो अभी ये देखिए टॉर्क पहले पार्टिकल के ऊपर जो एक्ट होगा, सो देयरफॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल, पहले पार्टिकल के ऊपर जो टॉर्क एक्ट होगा तो वो टॉर्क होगा, ये देखो टॉ1। तो टॉर्क इक्वल टू, ध्यान दीजिए, टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला ख्याल में रखिए ऑलवेज। तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मुझे बताइए फिर पहले पार्टिकल का फोर्स कितना था, तो आप बोलेंगे सर F1। ओके, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है पहले पार्टिकल के लिए, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ R1। अच्छा, F1 की वैल्यू क्या आई रखिए ज़रा, तो ये वैल्यू है हमारे पास m1 r1 अल्फ़ा इंटू ये r1। अच्छा, तो m1 r1 इंटू r1 यानी r1 स्क्वायर और ये अल्फ़ा। यस, इसको हटा दिया फिर अभी हमने, तो ये हमें मिला क्या, ये हमें मिला टॉर्क पहले पार्टिकल के ऊपर एक्ट होने वाला, पहले पार्टिकल के ऊपर एक्ट होने वाला। तो सिमिलरली फिर दूसरे पार्टिकल के ऊपर एक्ट होने वाला टॉर्क कितना रहेगा, तो हम यहां लिखेंगे सिमिलरली, हाँ, टॉ T2, मतलब दूसरे पार्टिकल के ऊपर एक्ट होने वाला टॉर्क, ये इसे आप लिख सकते हैं, वो रहेगा m2 r2 स्क्वायर अल्फा। टॉ3 कितना रहेगा, ये टॉ और ये 3, टॉ3, तो ये रहेगा अभी m3 r3 स्क्वायर अल्फा। और सिमिलरली लास्ट वाला जो है टॉर्क टॉ n, वो कितना रहेगा, तो वो रहेगा mn rn स्क्वायर अल्फा। ये हमने टॉर्क फाइंड कर लिए सभी पार्टिकल्स के लिए, लेकिन हमें टॉर्क फाइंड करना है पूरे के पूरे रिजिड बॉडी के ऊपर का। तो हाँ, तो मुझे बताइए फिर, तो ये हम मेंशन कर रहे हैं कि टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी घूम रही है ना, तो इसके कारण उसके ऊपर एक्ट होने वाला टोटल टॉर्क जो है वो है टॉ, और टॉ इक्वल टू ये सभी पार्टिकल्स के ऊपर एक्ट होने वाले टॉर्क। तो पहले पार्टिकल के ऊपर एक्ट होने वाला टॉ1, दूसरे के ऊपर एक्ट होने वाला टॉ2, तीसरे के ऊपर एक्ट होने वाला टॉ3, प्लस आखिर के पार्टिकल के ऊपर एक्ट होने वाला टॉn, ये वाला। अच्छा, तो अब अगर हम इसकी वैल्यू रखें, तो मुझे बताओ बड़े इसकी वैल्यू क्या है। तो टॉ1 की वैल्यू क्या है, ये है m1 r1 स्क्वायर अल्फा। टॉ2 बताओ, टॉ2 की वैल्यू है m2 r2 स्क्वायर अल्फा, प्लस टॉ3 की वैल्यू ये है तो m3 r3 स्क्वायर अल्फा, प्लस अप टू टॉn की वैल्यू क्या है, mn rn स्क्वायर अल्फा, ये वाला। ओके, तो हम ये वाला पार्ट इरेज कर देते हैं। ओके, हाँ, और अब यहाँ जो हमने लिखा यहाँ मेंशन करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू, अब मुझे बताइए यहाँ से कॉमन क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर अल्फ़ा, क्योंकि हर जगह अल्फ़ा 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 है। तो फिर ब्रैकेट में बचा क्या, तो स्क्वायर ब्रैकेट में ये m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस
m3 r3 स्क्वायर प्लस अप टू mn rn स्क्वायर ये बचा है। तो अल्फा वैसे ही, और ये ब्रैकेट जो है आपको अच्छी तरह से मालूम है, यू ऑलरेडी नो दिस वेरी वेल, that m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square plus up to mn rn square is nothing but the moment of inertia of the rigid body, moment of inertia of rotating rigid body। मतलब ये क्या है बेटा, I। तो इसको प्रॉपर लिखा, पहले I लिखा और बाद में अल्फा, और लेफ्ट हैंड साइड तो आपको मालूम है ये टॉर्क टॉ। तो ये एक्सप्रेशन आ गया कि टॉ यानी टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द रोटेटिंग रिजिड बॉडी इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, जहां आई यानी क्या है मुझे बताओ, आई यानी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिजिड बॉडी का। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जब कोई रिजिड बॉडी रोटेट होती है किसी एक्सिस पे, तभी उस एक्सिस पे उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तैयार होता है, जब बॉडी रोटेट होती है। अदरवाइज मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल तैयार नहीं होता। सिर्फ कब तैयार होता है, जब कोई बॉडी अपने एक्सिस पे रोटेट हो तभी। ओके, यस। सो ये टॉर्क acting on the rotating rigid body equal to I यानी moment of inertia of the rigid body into alpha यानी angular acceleration of the body। तो ये हमें एक्सप्रेशन मिला बेटा। तो हम लास्ट में सेंटेंस मेंशन करेंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क acting on rotating rigid body। Yes, okay beta, so please do subscribe। okay, हमने बेटा अभी जो टॉर्क का एक्सप्रेशन फाइंड किया है उसका एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और डायमेंशन देख लेते हैं। देखो, तो मैंने आपको बताया टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो आपको मालूम है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो पहली बात तो बेटा यही से क्लियर होता है, आपको मालूम है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट। मुझे बताइए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ये तो वर्क होता है ये। यस, और वर्क यानी क्या होता है बेटा, तो आप बोलेंगे सर एनर्जी। यस, तो ख्याल में रखिए जो एनर्जी और वर्क का एसआई यूनिट है वही टॉर्क का होता है, एनर्जी और वर्क का जो सीजीएस यूनिट है वही टॉर्क का है, और एनर्जी और वर्क का जो डायमेंशन रहता है वही टॉर्क का रहता है। ये पहली बात तो फिक्स समझ लीजिए। अब मैं फाइंड भी करके आपको बताता हूँ। ओके, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात ख्याल में रखिए, एंट्रेंस में आपके बहुत काम में आएगी कि एनर्जी, वर्क और टॉर्क इनके एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और डायमेंशन सेम होते हैं बेटा। रिमेंबर दिस, क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ओके, ठीक है, ये तो बताया। अभी एक्चुअली में हम फाइंड करते हैं फोर्स, यानी आपको मालूम बेटा ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये वैसे ही। तो मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मीटर, तो ये आ गया बेटा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और यही बेटा जूल होता है, यही जूल। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल, वर्क का भी ऐसा यूनिट जूल और टॉर्क का भी ऐसा यूनिट जूल। जूल यानी ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, तो देयरफॉर ये बता रहा हूँ एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इक्वल टू ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और जूल। फिर सीजीएस यूनिट ऑफ टॉर्क, तो केजी की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, वैसे ही अपॉन सेकंड स्क्वायर, या अर्क सीजीएस यूनिट है ना, एनर्जी वर्क का जो सीजीएस यूनिट होता है अर्क वही टॉर्क का। और डायमेंशंस आर स्क्वायर ब्रैकेट में MLT। तो डायमेंशन हम कहाँ से फाइंड करते हैं, एसआई यूनिट से फाइंड करते हैं, है ना।
तो ये kg यानी kg1 और इसको अप लेके जाएंगे तो s-2 है ना, मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा kg1 m2 s-2। तो मास यानी kg1, लेंथ यानी मीटर 2, टाइम यानी सेकंड -2। तो ये डायमेंशन आ गया। तो यही डायमेंशन एनर्जी और वर्क का होता है। तो अगेन आई एम रिपीटिंगली टेलिंग यू दैट द एनर्जी, वर्क एंड टॉर्क have same SI unit, same CGS unit and same dimension m1 L2 T -1. Okay beta.